हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी पाठशाला में जहां आपको मिलते हैं बेहद रोचक और मनोरंजन से भरपूर मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों आज मैं एक पारिवारिक साइंस फिक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है डेरिल। फिल्म साउथ कैरोलिना में शुरू होती है जहां एक ब्लू कार का खतरनाक पहाड़ी इलाकों में एक हेलीकॉप्टर द्वारा पीछा किया जा रहा है। कार चला रहे हैं एक फेमस फिजिक्स साइंटिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर डॉक्टर मुलिगन। उनके साथ पीछे की सीट पर एक यात्री भी है, डेरिल नाम का एक 10 वर्षीय बच्चा। तब पता चलता है कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसियों के सैनिकों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था जिसका नाम टास्कॉम है। थोड़ी देर के लिए डॉक्टर मुलिगन घने पेड़ों के बीच छिपते हुए हेलीकॉप्टर को खोने में कामयाब हो जाता है। वह इस अवसर का उपयोग डेरिल को कार से बाहर निकालने के लिए करते हैं और बच्चा पास के जंगल की ओर भाग जाता है। डॉक्टर मुलिगन जानबूझकर कार को अधिक खुली सड़क पर ले जाते हैं जिससे हेलीकॉप्टर का ध्यान आकर्षित होता है। एक अंतिम बलिदान के रूप में वह एक चट्टान से नीचे नदी में कार के साथ चले जाते हैं। कार कुचल जाती है और एजेंसियों के लोगों को लगा दोनों मारे गए। एक ओल्ड कपल को डेरिल मिल जाता है। वो उससे साउथ कैरोलिना के एक नज़दीकी इंडस्ट्रियल सिटी बर्गिंगटन ले आते हैं। उसके तुरंत बाद बच्चे को अधिकारियों को सौंप दिया जाता है और बाद में उसे एक स्थानीय बाल देखभाल केंद्र ले जाया जाता है। वह वहां स्नान करता है और आंखों की जांच के दौरान बुनियादी बॉडी हेल्थ चेकअप किए जाते हैं। डेरिल का जब आंखों का चेकअप हो रहा था तब चार्ट पर लिखे अल्फाबेट को सीक्वेंस वाइज याद कर लेता है जिससे हमें यह पता चलता है कि वह एक साधारण बच्चा नहीं है, वह अत्यधिक मानसिक क्षमताओं वाला बच्चा है। बाद में केंद्र के चीफ सोशल वर्कर हॉबी फॉक्स को डेरिल के मेडिकल हेल्थ की रिपोर्ट दिए जाते हैं। बच्चे का शरीर पूरी तरह से ठीक है लेकिन वह गंभीर भूलने की बीमारी से पीड़ित लगता है। उसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वह मूल रूप से कहाँ से है इसका भी पता नहीं चलता, लेकिन डेरिल को आश्वस्त किया जाता है कि वह उसके माता पिता को ढूंढ लेंगे। तब तक डेरिल को राज्य के नियमों के अनुसार एक फोस्टर होम में रहना होगा। जिसे ना पता हो उसे बता देता हूँ, फॉरेन में लापता बच्चों को जिनके माता पिता के बारे में नहीं जानकारी होती उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा संचालित एक घर में रखा जाता है जिसे फॉस्टर होम कहते हैं। लेकिन इन सब के बीच यह किसी को समझ नहीं आया। असल में वह बच्चा डेरिल एक आर्टिफिशियल रोबोट है जिसका मतलब डाटा एनालिसिस रोबोट यूथ लाइफ फॉर्म है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंट है जो गुप्त सरकारी संगठन टास्कॉम द्वारा किया गया है। बाहर से यह एक साधारण 10 साल का बच्चा होने के बावजूद डेरिल का दिमाग उल्लेखनीय विशेषताओं के साथ एक एडवांस माइक्रो कंप्यूटर के रूप में काम करता है। इसमें असाधारण सजगता, असाधारण मल्टीटास्किंग कौशल, अल्फाबेट और अन्य कंप्यूटर व डिजिटल गैजेट को हैक करने और हेरफेर करने की क्षमता शामिल है। सेना ने एक दिन एक बेहतर सैनिक विकसित करने के उद्देश्य से डेरिल प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया, लेकिन परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर मुलिगन प्रोजेक्ट के अनैतिक उद्देश्यों के बारे में आशंकित हो गए थे। यही कारण है कि वह डेरिल के साथ बेस पर काम से भाग गए थे। कुछ दिनों के बाद चीफ सोशल वर्कर अपने करीबी दोस्त और पड़ोसी एंडी रिचर्डसन से केंद्र में इस नए बच्चे के बारे में बात करता है। डेरिल को फिर एंडी और उसकी प्यारी पत्नी जॉयस को देखभाल में रखा जाता है। रिचर्डसन परिवार में वह अत्यंत मिलनसार और मददगार होता है, लेकिन बड़ों ने जल्द ही महसूस किया कि उसके सोशल स्किल कुछ हद तक लिमिटेड है। वह हंसी मजाक गुस्सा जैसे चीजों को नहीं समझता और चीजों को शाब्दिक रूप से लेता है। इसलिए वो उसे अपने पड़ोसी फॉक्स परिवार से मिलवाते हैं जिसमें मिस एलन, उनकी बेटी शेरी और मजाकिया बेटा टायलर टर्टर फॉक्स शामिल है। इसके बाद टर्टल अपने नए दोस्त को घर ले जाता है और वो पोल पोजीशन नामक एक कंप्यूटर गेम खेलते हैं। डेरिल देखता है और तुरंत ही खेल से मोहित हो जाता है। फिर वह अपना हाथ आजमाता है और पहली बार में ही सबसे ज्यादा अंक हासिल कर लेता है। टर्टल और शेरी इससे बिल्कुल खुश होते हैं लेकिन इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। दूसरी ओर कुछ दिनों बाद डेरिल पहली बार स्कूल जाता है और घर पर अपने एक्सेप्शनल एकेडमिक स्किल से टीचर को इम्प्रेस करने में सफल होता है। एंडी बच्चे को बेसबॉल सिखाता है लेकिन डेरिल उसे अपनी जोरदार बल्लेबाजी से चौंका देता है। तब एंडी कहता है, तुम अपने इस स्किल के बारे में किसी को मत बता। डेरिल अब महिलाओं के प्रति पुरुषों के आकर्षण के बारे में सीखना शुरू कर देता है, हालांकि वह ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन एंडी डेरिल के साथ एटीएम में पैसा निकालने जाता है, लेकिन बैंक कंप्यूटर में खराबी के कारण मशीन अपर्याप्त अमाउंट दिखाती है। तब डेरिल मामले को अपने हाथ में लेता है और प्रॉब्लम को ठीक करता है।
वह कंप्यूटर में भी हेरफेर करता है, जिससे एंडी के खाते में एंडी की जानकारी के बिना $1.4 मिलियन दिखाई देते हैं। बाद में डेरिल और एंडी बेसबॉल गेम के लिए वार्म अप के लिए स्कूल चले जाते हैं। इस बीच घर पर जॉयस अपने दोस्तों के साथ बात कर रही है और वह अपनी मिश्रित भावनाओं को स्वीकार करती है। वह एक माँ के रूप में अच्छा महसूस करती है क्योंकि डेरिल एक बहुत अच्छा बच्चा है और अपने सारे काम खुद करता है। वह अपने कपड़े खुद प्रेस करता है और अपने जूते खुद पॉलिश करता है। जॉयस यहाँ तक कहती है कि वह उससे बेहतर माँ है। एक दिन बुरी खबर उनके घर आता है। अधिकारियों ने डेरिल के माता-पिता को ढूंढ लिया है। रिचर्डसन निराश है, लेकिन वे सहयोग करने का फैसला करते हैं और डेरिल को अपने माता-पिता के साथ रात बिताने की अनुमति देते हैं। यह स्पष्ट है कि रोबोट लड़का जॉर्ज और एंडी से जुड़ गया है। अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उसके साथ रहने पर जोर देता है। हालांकि एंडी उसे बताता है कि उसे अपने असली माता-पिता के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो उसे याद करते हैं और वे महीनों से उसकी तलाश कर रहे हैं। अगली सुबह डेरिल के माता-पिता एलन और जेफरी उसे घर से ले जाने के लिए बार्किंगटन पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद माता-पिता डेरिल को सीधे हवाई अड्डे पर ले जाते हैं और वो एक निजी जेट में वापस घर के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात पता चलता है। एलन और जेफरी वास्तव में टास्कॉम साइंटिस्ट हैं, जो डेरिल के माता-पिता होने का नाटक कर रहे थे, जो उसे वापस रिसर्च फैसिलिटी ले जाने के लिए आए थे। डेरिल खेल-खेल में पायलट से सवाल पूछता है एज ए एंटरटेनमेंट, ताकि वह यहाँ से भाग सके। वह दोनों साइंटिस्ट सोचते हैं डॉक्टर मुलिगन डेरिल को किडनैप करके अच्छा ही किया। इससे हमें पता चल गया आखिर डेरिल रियल लोगों के बीच कैसा बिहेव करता है। इसके बाद वह फैसिलिटी पहुंच जाते हैं और वहां रिचर्डसन के साथ अपने समय के दौरान सीखे गए मूल्यवान सबक के बारे में एक डीप फ्रीविंग से गुजरता है। डीप फ्रीविंग महत्वपूर्ण क्षणों को उजागर करती है, जैसे कि बेसबॉल गेम के दौरान स्ट्राइक आउट करने का जानबूझकर निर्णय। यह उनकी समझ को प्रदर्शित करता है। साइंटिस्ट अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसलिए जेफरी कुछ बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट करने का निर्णय करता है। वो उसे डॉक्टरों से भरे एक कमरे में रखते हैं और उसके मस्तिष्क की डिटेल चेकअप शुरू करते हैं। हालांकि डेरिल लैब के कंप्यूटर में हैक करता है और टाइप करता है कि वह डरा हुआ, एक ऐसी भावना जिसे एक रोबोट महसूस नहीं कर सकता। सीन अचानक बदल जाता है और हम डॉक्टर जेफरी को पेंटागन में आर्मी जनरलों को निष्कर्षों की रिपोर्ट करते हुए देखते हैं। डर सहित मानवीय भावनाओं के लिए डेरिल की क्षमता की इस बात से सेना डेरिल प्रयोग को विफल मान लेती है। जेफ उनके डिसीजन से आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि उनका मानना है कि डॉक्टर मुलिगन के कार्यों के कारण वो डेरिल के बारे में पहले की तुलना में बहुत कुछ जानते हैं। हालांकि जनरलों का मानना है कि डेरिल जैसा रोबोट सेना के लिए बेकार है और वो प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने का निर्णय लेते हैं। सेना डॉक्टर जेफरी को डेरिल का एक एडल्ट वर्जन बनाने का भी आदेश देती है। डेरिल इस अवसर का उपयोग यह अनुरोध करने के लिए करता है कि रिचर्डसन उसके पिता और उसके मित्र टर्टल को उससे मिलने के लिए अनुमति दे। आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर जेफरी सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें नष्ट किए जाने से पहले वो उससे एक आखिरी बार मिलने के हकदार हैं। जल्द ही टर्टर और उसके पिता प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। डॉक्टर जेफरी उनका स्वागत करते हैं और डेरिल के बारे में सच्चाई बताते हैं। वे बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, उन्हें विश्वास करना मुश्किल लगता है, लेकिन जब डॉक्टर जेफरी डेरिल के कुछ अतिमानवीय लक्षण दिखाते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। कुछ ही देर बाद डेरिल अपने परिवार से मिलता है और उन्हें गर्मजोशी से गले लगाता है। यह डॉक्टर जेफरी को इतना प्रभावित करता है कि वह परिवार को वापस घर भेजने के बाद उसे हमेशा के लिए मुक्त करने का कठिन निर्णय ले लेता है। जेफरी डेरिल को सुविधा से बाहर निकालने की योजना बनाता है। बाद में संक्षिप्त रूप से बताया जाता है कि डेरिल को नौकरी से निकाल दिया गया है और क्रोधित डॉक्टर जेफरी गुस्से से सुविधा छोड़ देते हैं। लेकिन घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में यह पता चलता है कि रोबोट लड़का अभी भी जीवित है। डॉक्टर जेफरी ने किसी तरह से डॉक्टर एलन को डेरिल की जान बख्शने के लिए मना लिया था। वह लड़के को प्रयोगशाला से बाहर निकालने में कामयाब रहे और उसे अपनी कार की डिग्गी में रख दिया। फिर डॉक्टर बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए सुविधा से दूर चले जाते हैं। लेकिन यह तब होता है जब चीजें खराब होने लगती हैं। सैन्य प्रमुख ने प्रयोगशाला के कंप्यूटर पर एलन और जेफरी के बीच संदेश देख लिया। अब वह जानता है कि रोबोट लड़का अभी भी काम कर रहा है और अपने आदमियों को जेफरी को रोकने का आदेश देता है। इस बिंदु तक डॉक्टर को प्रयोगशाला के परिसर से बाहर निकाल दिया जाता है। वो एक पुराने ट्रक में निकलते हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है।
लेकिन स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब वो दोनों एक पुलिस चौकी पर पहुंच जाते हैं। जेफरी पहले तो ड्यूटी पर तैनात अधिकारी का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाता है और अपने सारे कागज भी दिखा दे, लेकिन जैसे ही ट्रक निकलने वाला होता है, पुलिस वाले की नजर पीछे की खिड़की से डेरिल पर पड़ जाती है। वह बूढ़े आदमी को तुरंत गाड़ी रोकने की चेतावनी देता है, लेकिन जेफरी नहीं मानता क्योंकि उसके पास कोई विकल्प। पुलिस वाले ने गोली चला दी और बूढ़े जेफरी के पेट में गोली लग गई। फिर भी वो चौकी से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जेफरी एक जंगल के पास गाड़ी रोक देता है और बाहर लड़का, उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है और अंत में डेरिल की बाहों में उसकी मौत हो जाती है। यह बेचारे लड़के को उस रात अपने जीवन में पहली बार आंसुओं से भर देता है। डेरिल पास के एक यूएसए एयरबेस में घुस जाता है और एक कंप्यूटर को हैक करके कई अलार्म बजा, वह अलार्म के कारण होने वाले ध्यान भटकाने वाले प्रभाव का इस्तेमाल एक लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड चुराने के लिए करता है। बेस पर मौजूद सभी सैनिक असहाय होकर देखने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि एक 10 साल का बच्चा सबसे एडवांस लड़ाकू विमान को उड़ा ले जाता है। इस बीच डेरिल विमान को ऑटो पायलट पर सेट करता है और अपने होम टाउन बर्किंगटन के लिए कोऑर्डिनेट फीड करता है। डेरिल अपने दोस्त टर्टल से और उससे सेरिल के साथ ब्लू लेक आने का निर्देश देता है। दूसरी ओर सेना के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं होती जो ब्लैक बर्ड को पकड़ सके। वे डेरिल को यह बताने के लिए मजबूर होते हैं कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म का उपयोग करके उड़ान के बीच में ही विमान को नष्ट कर देंगे। हालांकि डेरिल उनसे एक कदम आगे है और अपने खुद की मौत का नाटक करने की योजना तैयार करता है। वह सेल्फ डिस्ट्रक्शन टाइमर के खत्म होने का इंतजार करता है और विमान के फटने से पहले बिल्कुल आखिरी सेकंड में बाहर निकल जाता है। दुर्भाग्य से इजेक्शन के दौरान लगाया गया जी फोर्स टेम्परेरी रूप से डेरिल को बेहोश कर देता है। वह धीरे धीरे ब्लू लेक में गिरता है, जबकि अभी भी अपनी सीट से जुड़ा हुआ है। अतिरिक्त वजन होने के कारण वह डूबने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वह ऊपर, तब तक उसके दोस्त भी लेक पर पहुंच गए थे। वह डेरिल को निकटतम अस्पताल ले गए। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डेरिल में जीवन के कोई लक्षण और आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से सभी टूट गए और दोनों परिवार रिचर्डसन और फॉक्स एक साथ शोक मनाते हैं। हालांकि उनका दोस्त बचकानी जिद पर अड़ा रहता है। उसका दोस्त मन नहीं सकता क्योंकि उसके पास मानव, उनके अनजाने में टेस्कॉम वैज्ञानिक डॉक्टर एलन अस्पताल पहुंचती हैं और डेरिल के बेजान शरीर को पाती हैं। वह चुपचाप उसके इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क को फिर से सक्रिय करती हैं और उसे वापस जीवन प्रदान करती हैं। चूंकि डेरिल को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर, वह अब टेस्कॉम के रडार पर नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने उसमें किसी प्रकार का ट्रैकर चिप या जीपीएस या कुछ भी नहीं डाला था, या फिर डाला भी होगा तो उनके कंप्यूटर में डेरिल को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ऐसे प्रोसेस हो गया होगा, इसलिए ट्रैक करने की कोई बात ही नहीं। इसके बाद डेरिल अपने फैमिली के पास वापस चला जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। यह थी फिल्म डेरिल की एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा हमारा एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए बेहद अच्छी और रोमांचक मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।